welcome everyone. I am Dr. Charu Datta, Director ProClad Success Ahead Bhopal, and I welcome you all in this session today. A very interesting session on some of the important issues from current affairs. Okay? देखिए, आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरी ओरिएंटेशन क्लास अटेंड करी है, यू मस्ट हैव हर्ड मी ओवर देयर कि जीके जब हम स्टडी करने की बात करते हैं, वी स्टडी इन टू पार्ट्स, राइट? स्टैटिक जीके होता है और करंट अफेयर्स होता है. तो आज की क्लास के लिए मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चूज किए हैं जो स्टैटिक का भी पार्ट बनाते हैं और आपके करंट अफेयर्स में भी आते हैं, राइट? सो ऐसे ही कुछ इश्यूज हैं, मैं एक के बाद एक उन्हें डिस्कस करूंगी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है नाम, NAM, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट. ओके, बेसिकली एक मूवमेंट है, क्या है, इसके एनुअल सबमिट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. और अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स था इसके बारे में हम बात करेंगे. फाइन. देन वी विल टॉक अबाउट द कार्टसा एक्ट. कार्टसा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज एंड सैंक्शंस एक्ट. और किस तरह से अभी रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया को थ्रेटन किया है कि वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर इंपोज कर सकता है यदि हमने रशिया के साथ किसी तरह का डिफेंस डील साइन किया. तो बेसिकली अभी करंट अफेयर्स में एक मिसाइल का नाम सामने आया है, दैट इज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो इन टूडेज क्लास आई वुड डिस्कस द साउथ चाइना सी कंट्रोवर्सी. फाइन. तो कुछ ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने आज की क्लास के लिए सिलेक्ट किए हैं जिनके बारे में हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये अभी करंट पे भी बना हुआ है. फाइन. अच्छा, आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम विल दीज इश्यूज बी ऑफ रेलेवेंस when we will be writing CLAT next year. So of course ये ऐसे issues हैं which have been in news for last 5-6 years और इनके बारे में हमें background knowledge होना ही चाहिए. Fine. So with that I am starting the first topic today. Okay. The first topic which I am going to talk about is the non-aligned movement. Non-aligned movement. अब यहाँ पे जो ये word दिख रहा है align, अलाइन का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना. ये अलाइन का मतलब आप समझते हैं, किसी की तरफ झुकाव होना. ओके, यू कैन ऑल गिव मी द फीडबैक फास्टर. एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? सुब्रत, सौमिल, एम आई क्लियरली ऑडिबल? इफ यू कैन सेंड मी योर रिप्लाई फास्ट. एम आई क्लियरली ऑडिबल? If you can reply me first. Yes, okay, fine. So let's move ahead. जैसे कि आप ये वर्ड पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट. अलाइन का मतलब होता है किसी तरफ झुकाव होना, ठीक है, किसी को फेवर करना. तो ये क्या है और ये कब बना था, तो इसके थोड़े से मैं आपको डिटेल्स पहले बता देती हूँ. बेसिकली इट इज अ फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड टू फोकस ओवर हियर, डेवलपिंग. ये डेवलपिंग नेशंस का एक फोरम है. आई होप आपको इतना आइडिया होगा कि इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको उनकी इकोनॉमी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल, ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रुप होता है डेवलप्ड नेशंस का, उसके बाद आती है डेवलपिंग जो स्टिल अंडर मतलब ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट है, दैट इज अ नेशन इन मेकिंग, जैसे हम इंडिया के बारे में कहते हैं. एंड देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी जिन्हें हम अंडर डेवलप या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक. मतलब ये किसी भी मेजर पावर ब्लॉक या किसी पावरफुल कंट्री के पूरी तरह से ये उस कंट्री के मत में नहीं है, पूरी तरह से किसी कंट्री के फेवर में नहीं है, ठीक है. आफ्टर यूनाइटेड नेशन इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स वर्ल्ड वाइड. अब मैं आपको इसके बारे में थोड़े से डिटेल बताती हूँ. देखिए, अपने अपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स. यू नो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन ईयर 1939, राइट, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945. और जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज हैपनिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, बेसिकली इट वाज फॉट बिटवीन 2 मेजर ग्रुप्स. वन वाज एक्सिस एंड द अदर ग्रुप वाज अलाइज. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. अलाइज में कौन से देश आते थे? मेजर पावर्स की अगर मैं बात करूं, अलाइज इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, रशिया. दीज विद द सुपर पावर्स इन, और दीज विद द मेजर कंट्रीज और पार्टिसिपेंट्स इन द अलाइज. और वहीं एक्सिस में दूसरे देश आते थे जैसे जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली.
तो जापान, जर्मनी, इटली, दीज वे द मेजर पावर्स अंडर एक्सिस। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इट एंडेड इन 1945 विद द विक्ट्री ऑफ अलाइज। अलाइज जीत गए थे, राइट? तो यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, दे वर द विनर्स एंड एक्सिस दे वर सरेंडर्ड, दे वर फोर्स्ड टू सरेंडर। तो जब ये सरेंडर हुआ था उस वक्त वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया में दो सुपर पावर इमर्ज होकर आए, ठीक है? नाउ इफ आई से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टू सुपर पावर्स इमर्ज्ड as the major countries. One was the USA, the other one was Russia. अब ये मैंने कहा ये सुपर पावर क्यों सामने होकर आए मैम, ये तो एक ही ग्रुप में फाइट कर रहे थे। यस, both these countries were members of the allies, but after the surrender of Japan and Germany, एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये कंपटीशन स्टार्ट कर गया कि which country is going to occupy more territorial land. Fine. So kind of competition started between these two countries. और इन दोनों देशों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट थी। रशिया was based on the communist ideology, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो कम्युनिटी के पास रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट के पास रहेंगे, एंड देन गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि सभी लोगों में रिसोर्सेज बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कम्युनिज्म में इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन फायदा ये होता है कि रिच और पुअर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। और वहीं यूएसए जो था वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, ठीक है? कैपिटलिज्म में मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का ज्यादा रोल होता है। एडवांटेज ये होता है कि इकोनॉमी जो है वो तेजी से ग्रो करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑलवेज ग्रो एट अ मच हायर पेस एज कंपेयर टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और द कम्युनिस्ट इकोनॉमी। पर डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? सो दोनों ही देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी अपनी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ते हैं एंड दे काइंड ऑफ पोलराइज द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने भूमिकरण स्टार्ट कर दिया, पोलराइजेशन स्टार्ट कर दिया, और दूसरे कंट्रीज को ये एक्सपेक्ट करने लगे कि ये इन दोनों मेजर पावर्स में से किसी एक को चूज कर लें। यूएसए की तरफ जो देश थे, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या यूरोपियन कंट्रीज को, यूएसए चाहता था कि यूएसए का इन्फ्लुएंस बन के रहे, दीज कंट्रीज इन द यूरोप शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ द यूएस। और वहीं रशिया के बारे में आप जानते हैं एक ऐसा कंट्री है जो, जैसे हम कहते हैं, इट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ये दो कॉन्टिनेंट्स में आता है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। तो रशिया चाहता था कि यूरोप, मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल होने की वजह से जो कंट्रीज एशिया में है या आधे यूरोप में आते हैं वो रशिया की आइडियोलॉजी से वाकिफ रखें और रशिया को समर्थन दें उनकी ट्रेड पॉलिसीज में या डिप्लोमेसी में। फाइन। तो यहां पर पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। बट कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो सामने आए और उन्होंने बोला कि ना हमें यूएसए के साथ जाना है ना हमें रशिया के साथ जाना है। वी डोंट वांट टू बी अलाइंड कंप्लीटली टुवर्ड्स रशिया एंड वी डोंट वांट टू बी अलाइंड कंप्लीटली टुवर्ड्स यूएसए एज वेल। हमें तो अपनी आइडियोलॉजीज खुद बनानी है एंड वी, बिकॉज वी आर द डेवलपिंग नेशंस। तो वो मेजर ब्लॉक था नॉन अलाइंड मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग सच कंट्रीज। ठीक है, तो अब बात होती है कि पहली बार ये कंसेप्ट कब दिया गया कि वी विल नॉट बी अलाइन टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ द यूएसए एंड टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ द रशिया। ये कंसेप्ट आता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1955 में होती है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का नाम मेंशन किया गया है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1955 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग। बांडुंग इज बेसिकली प्लेस, अ सिटी इन इंडोनेशिया, and Indonesia is also a developing country as you know that। तो 1955 में बांडुंग में एक कॉन्फ्रेंस होती है and basically this was Asia Africa Summit। एशिया अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में समिट होती है जिसमें एशियन कंट्रीज होती हैं और अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं। और आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका में कॉमन क्या था, ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में ऐसी कंट्रीज थी विच वेर द विक्टिम्स ऑफ द कॉलोनिज्म। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनियल पावर्स ने रूल किया था और ये न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे। जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया वाज आल्सो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन दैट टाइम, राइट? बांग्लादेश, then let's say the Sri Lanka was there, the Pakistan was there, so these were the countries जो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। फाइन। तो 1955 में इन कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस होती है अलॉन्ग विद द अफ्रीकन कंट्रीज बांडुंग में, विच वाज इन इंडोनेशिया। और उस कॉन्फ्रेंस में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अग्री किया गया था जिनको बांडुंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है। और ये बोला गया कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये कंट्रीज आगे ग्रो करेंगी। दे विल नॉट बी अलाइंड टुवर्ड्स रशिया और टुवर्ड्स यूएसए।
आज आप जितने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग द करंट इश्यूज, जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें हम सुपर पावर्स कहते हैं। ग्रेजुअली मैं आपको यूनाइटेड नेशंस भी पढ़ाऊंगी, वहां भी आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन कौन से मेजर कंट्रीज हैं जो इस दुनिया को रूल करते हैं, विच कम अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्हें हम सुपर पावर कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो उसी के खिलाफ ये नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू हुआ था। आज के डेट में बात करें तो इस फोरम के 120 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 17 कंट्रीज, अब इसके अलावा 17 कंट्रीज ऑब्जर्वर्स हैं। दिस वर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू रीड दिस वर्ड इन मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब होता है अ कंट्री विच इज नॉट अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट it observe all the meetings, it observes all the developments which are happening in that particular organization, but they also don't have the right to vote. Observer countries के पास voting rights नहीं होता है, ये सिर्फ बैठकर कंट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। हम धीरे धीरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूनाइटेड नेशन तो सबसे बड़ा हो जाता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन वी हैव एसियान, वी हैव सार्क, वी हैव एससीओ, वी हैव बिम्स्टेक, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। फाइन, तो इसमें से 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन नाम नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा है। मूविंग अहेड, अब मैं बात करती हूँ इसके एस्टेब्लिशमेंट की। 1955 में तो वो एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये बांडुंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं कि द डेवलपिंग न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज विल फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। पर इस नॉन अलाइन मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ऑफिशियली इसको कब साइन किया गया, ऑफिशियली कब एस्टेब्लिश किया गया, उसके लिए आपको ये स्लाइड पे पढ़ना चाहिए। द नॉन अलाइन मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन ब्रिजूनी आइलैंड्स। ब्रिजूनी आइलैंड्स यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था इन 1956, अब ये अलग हो चुका है। ठीक है, एंड वाज फॉर्मलाइज्ड बाय साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजूनी ऑन 19th of July 1956। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जो कई बार आपके काम आ जाती हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स विच यू मस्ट रिमेंबर कि कौन सा ऑफिशियल अग्रीमेंट था जिसने NAM नाम को एस्टेब्लिश किया। दैट वाज द ब्रिजूनी डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजूनी, दैट वाज साइंड इन द ब्रिजूनी आइलैंड्स ऑफ यूगोस्लाविया ऑन 19th of July 1956। ठीक है, इसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट इट वॉज स्टेब्लिश्ड एंड दे कंडक्टेड देयर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, समिट बन गया, तो भाई इनकी समिट्स होंगी। समिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस करना, एनुअल मीटिंग होना। तो इनकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1961 में। ठीक है, सो दीज 5 पीपल विच यू सी हियर इन द पिक्चर, दीज वे द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, जिसमें ये जो दिख रहे हैं इनका नाम है जोसेफ ब्रॉस टीटो, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। He was the leader from Indonesia, Sukarno. ठीक है, he was the second president of Egypt, जिनका नाम था Gamal Abdel Nasser. This was the leader from Ghana, and this was our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. So these were the 5 people जिनको हम कहते हैं they were the founding fathers of non-aligned movement. और इन्हीं लोगों ने ये पहला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था 1961 में, जिसमें नाम को ऑफिशियली स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सो दीज आर द 2 डेट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। नाउ अब हम बात करते हैं टर्म नॉन अलाइनमेंट को यूज करने की। तो ये टर्म पहली बार यूज हुआ था इवन बिफोर बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड, दैट वाज इन 1953 एट द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी वहां पर कि 1945 में, द ईयर इन विच द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द सरेंडर ऑफ द एक्सेस, उसी समय यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश हो गया था 1945 में। अक्टूबर से इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो उसके भी पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो, द टर्म नॉन अलाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इवन बिफोर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। और ये जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया था 1954 में, जब उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी श्रीलंका में, दैट वाज इन कोलंबो। अच्छा, आप में से कई लोगों को सीनो इंडिया वार के बारे में पता होगा, इंडो चाइना वार के बारे में पता होगा, विच वाज हेल्ड इन 1962। 1962 से 1968 तक इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिसे हम सीनो इंडियन वॉर कहते हैं या इंडो चाइना बैटल कहते हैं। उस वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया की तरफ से एक प्रस्ताव गया था कि भाई चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हों।
उन रिलेशंस को कुछ गाइडलाइंस के तहत मेंटेन किया जाएगा। तो वो जो गाइडलाइंस थी ना, दे वर बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल्स, उन्हें कहा जाता है पंचशील अग्रीमेंट। ठीक है, ये आप यहां रीड करेंगे, पंचशील और द 5 रिस्ट्रेंट्स। So these were the 5 guiding principles to maintain the relations between India and China after the first Indo-China battle। और इन्हीं पंचशील अग्रीमेंट के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, इनको अडॉप्ट किया था कि नॉन अलाइन मूवमेंट में भी जितनी कंट्रीज होंगी वो भी इन पंचशील प्रिंसिपल्स पर ही काम करेंगी। तो इन 5 प्रिंसिपल्स को आप रीड करिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो लैंड बाउंड्री, जो टेरिटरी किसी देश के अंदर आती है, जो यदि कोई कंट्री उस लैंड को क्लेम करता है तो बाहर से कोई दूसरा कंट्री इन्वेड नहीं करेगा, किसी की टेरिटरी में जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा। दैट इज द रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एंड सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ अ कंट्री टू टेक देयर ओन डिसीजन इन देयर इंटरनल मैटर्स एंड एक्सटर्नल मैटर्स। यदि कोई कंट्री इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सक्षम है, तो वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स पे डिसीजन खुद ले सकता है। उसको कोई बाहर का कंट्री आके उसके इंटरनल डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यदि इंडिया को रशिया से कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना है, तो हाउ कैन अमेरिका रेगुलेट अस कि नहीं, आप रशिया से नहीं खरीद सकते। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट। तो वी हैव, आवर गवर्नमेंट हैज द चॉइस कि हमें जिस कंट्री के साथ ट्रेड करना है। भाई, अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ द गाइडलाइन डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यदि हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, यदि हम अपने डिफेंस के लिए कोई मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं रशिया से, तो व्हाई अमेरिका शुड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सोवरेनिटी कहलाता है। तो हर देश एक दूसरे की सोवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन का मतलब आप समझ गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक्ट ऑफ वॉर नहीं करेंगी या अटैक नहीं करेंगी। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स, मैंने आपको सोवरेनिटी का मतलब समझाया, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, कंट्रीज विल स्ट्राइव टू ऑब्टेन द म्यूचुअल बेनिफिट्स विद द सपोर्ट ऑफ ईच अदर एंड द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो यही 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिनके बिहाफ पर नाम को स्टैब्लिश किया गया था। एंड ऑल्सो दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मेंटेनिंग इंडो चाइना रिलेशनशिप। ये याद रखिएगा, पंचशील अग्रीमेंट आपके आगे पढ़ने में आएगा। अब ये बांडुंग प्रिंसिपल्स क्या थे, ये भी आपको सिर्फ, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव पेपर। यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द 10 प्रिंसिपल्स एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट ओवर देयर, बट यू जस्ट हैव द आइडिया कि क्या थे वो 10 बांडुंग प्रिंसिपल्स जो 1955 में डेवलपिंग नेशंस ने डिसाइड किए थे। वो पहला है रिस्पेक्ट फॉर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। भाई, ह्यूमन राइट्स तो सबसे बड़े होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी डिफाइन किए गए हैं। तो कोई भी देश किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेट नहीं करेगा। एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूएन। तो यूनाइटेड नेशन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1945 में बनाया गया था। यूएन के पहले एक और एजेंसी बनाई गई थी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लीग ऑफ नेशन कहते थे उसको, लेकिन इट वाज अ टोटल फेलियर। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के फेल होने से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो यूनाइटेड नेशन में जो भी गाइडलाइंस डिफाइन की गई हैं फॉर मेंटेनिंग द वर्ल्ड पीस, उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सेम चीज हम पढ़ चुके। रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल रेसेस एंड ऑफ द इक्वालिटी अमंग द नेशंस बोथ लार्ज एंड स्मॉल। रेसिज्म प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो होता है ना, रेसिज्म मतलब होता है डिफरेंशिएशन और डूइंग द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर। स्किन कलर के बिहाफ पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, दैट इज रेसिज्म। तो वो गलत है। नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अनदर कंट्री, ये भी हमने देखा। रिस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ एवरी नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ, आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, हर देश का अपना अधिकार है डिफेंड करने का। नॉन यूज ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट टू बेनिफिट द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स। ऐसा नहीं है कि 2 मेंबर्स आपस में ग्रुप बना लें, है ना, और कई तरह के डिफेंस डील साइन करें एट द टारगेट द थर्ड कंट्री, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। refraining from acts or threats of aggression in use of force in against the territorial integrity or political independence of any country. So these are very self-explanatory points. You just have to read. Settlement of international dispute by peaceful means. यदि 2 देशों के बीच में किसी तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर वेपन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज करें, नहीं।
देयर शुड बी नेगोशिएशन बाय द पीसफुल मीन्स, राउंड ऑफ टॉक्स होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर द जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। फाइन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैं मान लीजिए यूएन की बात करूं, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ऑल 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन, they are bounded to follow the guidelines which are released by International Court of Justice, because all members of UN are members of International Court of Justice. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कोई मामला जाता है, कोई डिस्प्यूट जाता है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, और अगर कोर्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री के फेवर में डिसीजन देता है तो कंट्रीज आर बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो ये होता है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सो दीज वर द वेरी सिंपल 10 बाइंडिंग प्रिंसिपल्स। अब ये तो हो गई स्टैटिक जीके वाली पार्ट की मैम नाम होता क्या है, कब बना था, कैसे बना था, कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था, किसने बनाया था, किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, आज की डेट में उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके करंट अफेयर्स वाले एस्पेक्ट पर। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी समिट्स होती हैं। समिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, और हमने पढ़ा था कि सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, जो हुई थी बेलग्रेड में। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब से वो एस्टेब्लिश हुए हैं, जब से उनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, हर साल उन्होंने एनुअली बिल्कुल बकायदा पंक्चुअलिटी के साथ कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। दे वर वेरी स्पेसिफिक इन ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस और समिट्स एवरी ईयर। पर नाम एक ऐसा फोरम है जिसकी रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं। कई बार 3 साल के ड्यूरेशन में हुई हैं, कई बार 4 साल के ड्यूरेशन में हुई हैं, तो कई बार 6 साल के ड्यूरेशन में हुई हैं। मतलब देयर वाज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ कंडक्टिंग दीज समिट्स और दीज कॉन्फ्रेंसेस ऑफ नाम, ठीक है। तो इसकी जो पिछले साल 2019 में 18th मीटिंग हुई थी, दैट वाज द 18th समिट which was held in the month of October 2019 and the venue was Baku. Baku is the capital of Azerbaijan. अजरबैजान का कैपिटल बाकू, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उस समिट में 120 कंट्रीज, जो मैंने बताया इस फोरम के पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जब भी कोई एनुअल समिट होता है, यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि नाम के कभी भी एक फुल पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं, दे वर नॉट रेगुलर, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि नाम का कोई एक परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच यू विल रीड, दे हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड एट वन पर्टिकुलर वेन्यू, लेकिन नाम का ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, दे डोंट हैव अ हेडक्वार्टर एज वेल, ठीक है। हर कॉन्फ्रेंस की, हर मीटिंग की एक थीम डिसाइड की जाती है। तो ये जो 2019 वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका थीम था अपहोल्डिंग द बांडुंग प्रिंसिपल्स टू एंश्योर कंसर्टेड एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। दिस वाज द थीम। एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू रीड द करंट अफेयर्स ऑफ 2020, तो जब भी आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे या समिट को फॉलो अप करेंगे, उसका थीम जरूर आप याद रखिएगा, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड। जितने सैंपल पेपर रिलीज किए हैं क्लैट कंसोर्टियम ने, उन्होंने थीम को रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। नाउ द थीम वाज रिलेटेड टू फोर्थकमिंग 65th एनिवर्सरी ऑफ बांडुंग प्रिंसिपल्स इन 2020। आपको पता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुई थी, तो ईयर 2020 वुड मार्क द 65th एनिवर्सरी ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, राइट। तो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो 60th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट इन 2021। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहली कॉन्फ्रेंस और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1961 में, तो 2021 वुड मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स, 2020 एंड देन 2021. Bandung Principles promote the world peace and cooperation and were formulated at Asian African Conference which was held in 1955. We have already discussed that, right? अब हम बात करते हैं कि उस 18वीं समिट में हुआ क्या था, जो कि बाकू अजरबैजान में हुई थी। मैंने आपको बताया कि कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है नाम का, और दूसरा कि इनका कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है समिट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन ये जो 2019 वाली समिट हुई थी, इसमें प्रेसिडेंसी किसके हाथ में चली गई, क्योंकि अजरबैजान में हुआ था, बाकू वाज द वेन्यू, राइट। तो अजरबैजान बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। एक कंट्री 3 साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, होस्ट द चेयरमैनशिप ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। ये जो फोरम होता है, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, और ये रोटेट होती है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो इफ फॉर 2019
अजरबैजान को ये चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी मिली है, तो अजरबैजान इज गोइंग टू बी द होस्ट टिल 2022, ये याद रखिएगा। 2019 अक्टूबर में अजरबैजान को होस्ट बना है, उनको प्रेसिडेंसी मिली, ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द फोरम, तो ही विल कंटिन्यू द प्रेसिडेंसी टिल 2022। इंडिया की तरफ से कौन गया था इस अक्टूबर के समिट में? इंडिया की तरफ से गए थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट आपको जानने को मिलेगा। वैसे तो ये जो नाम की समिट्स होती हैं, इसमें हमेशा हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट से मेरा मतलब है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमेशा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इन समिट्स को अटेंड करते हैं, लेकिन 2019 में इंडिया की तरफ से पीएम नहीं गए थे, पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए वेंकैया नायडू जी। तो क्या इंडिया ने कोई मैसेज वहां पे दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने इतने इंपॉर्टेंट समिट को अटेंड नहीं किया? यस, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ फैक्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ऑफिस में आए थे इन ईयर 2014। इन्होंने अपना चार्ज संभाला था, ही वॉज इलेक्टेड एज अ पीएम फ्रॉम बीजेपी इन ईयर 2014। तो इनका टर्म जो फर्स्ट टर्म था दैट वाज टिल ईयर 2019, और आपको पता है पिछले साल मई में दोबारा से ही वॉज री इलेक्टेड, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 years, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। तो इसके बाद 2016 में भी नाम की सबमिट हुई थी और 2019 में भी नाम सबमिट हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट अटेंडेड द समिट ऑफ 2016 एंड ही आल्सो डिड नॉट अटेंड द समिट ऑफ 2019। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंडिया की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। अब आप देखेंगे आने वाले, जब आप कुछ दिनों में करंट अफेयर्स अच्छे से डिटेल में फॉलो करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि जो इंडिया की पॉलिसीज हो गई है ना, दे आर अलाइंड टुवर्ड्स वन और दी अदर सुपर पावर्स। और अब केवल यूएसए और रशिया नहीं है पिक्चर में, केवल यूएसए और रशिया नहीं रह गए सुपर पावर, अब एक थर्ड या बोलना चाहिए बिगर सुपर पावर हैज इमर्ज्ड, दैट इज चाइना। तो इंडिया की जो पॉलिसीज है ना, दे आर समवॉट अलाइंड टुवर्ड्स यूएसए एंड दे आर समवॉट अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज वी हैव डिफ्लेक्टेड द पॉलिसी ऑफ अवर गवर्नमेंट हैज डेविएटेड फ्रॉम व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, इसी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट को अटेंड नहीं किया था। लेकिन यदि मैं 2020 की बात करती हूं तो रिसेंटली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, recently in the month of May 2020 अगेन नॉन अलाइन मूवमेंट का 2020 का समिट हुआ। बट आपको पता है कि पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, तो द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दिस वाज द वर्चुअल मीटिंग। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था दिस मीटिंग ऑफ 2020। और इस समिट का जो डिक्लेरेशन था, जो समिट का जो अहम थीम था, दैट वाज यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो इस बार 2020 में जो नाम की जो इंपॉर्टेंट समिट हुई, वर्चुअल समिट हुई, that was with the theme of United Against COVID-19 and it was held in the month of May 2020. It was hosted by the नाम chairman, the president of Azerbaijan, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव। अभी मैंने आपको बताया कि 2019 में वेनेजुएला ने प्रेसिडेंटशिप पास करी थी, किसको? अजरबैजान को। तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इल्हाम अलीयेव। ही इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द फोरम फॉर 3 years एंड दैट इज टिल 2022। तो इन्होंने होस्ट किया था। नाम लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या अनाउंस किया? 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए। पहला तो उन्होंने क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स, दे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज की फोरम में 120 जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर कंट्रीज की पेंडेमिक के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको ये टास्क फोर्स उसके साथ डील करेगा। एंड ऑल्सो they will also develop a database that would reflect the basic medical, social and humanitarian needs in fight against COVID-19। देखिए यहाँ पे इंडिया का भी अपना एक स्टांस था, ठीक है। तो बेसिकली लीडर्स ने ये बोला कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे जो ये देखेगी कि इस वक्त ये 120 डेवलपिंग नेशंस को किस किस चीज की जरूरत है, किस देश में क्या कमी है, बिकॉज ये पेंडेमिक के हालात है। तो बेसिक हेल्थ केयर, ठीक है, बेसिक नीड्स तो फुलफिल होना चाहिए। पीपल शुड नॉट डाई आउट ऑफ स्टार्वेशन, पीपल शुड नॉट डाई विदाउट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो इनकी उनको हम फुलफिल करें, ठीक है। तो यही पूरा मोटिव था 2020 वाले जो वर्चुअल समिट का। अब इस वर्चुअल समिट में 30 हेड ऑफ द स्टेट्स एंड अदर लीडर्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट। और मैं आपको बता दूं इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अलॉन्ग विद दी 29 other head of the states and leaders, Prime Minister Modi also participated in the virtual summit and it was addressed by UNGA President, United Nation की
एक बहुत इंपॉर्टेंट विंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। डोंट वरी, मैं यूनाइटेड नेशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशन काम कैसे करता है और इसकी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं वो काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस वक्त जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, वो भी मौजूद थे इस वर्चुअल समिट में। एंड अलॉन्ग विथ हिम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी मौजूद थे। सो आई थिंक सम ऑफ यू मे नो द नेम ऑफ द चीफ ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये काफी वक्त से अभी न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में बने हुए हैं। तो इफ एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी बाय टेलिंग दैट हु इज द करेंट चीफ ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इफ एनी वन ऑफ यू नो द आंसर, हु इज द करेंट चीफ ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यस, सेंड मी फास्ट। WHO के चीफ कौन है इस वक्त, करेंट चीफ? जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं बता देती हूँ, WHO के जो चीफ है उनका नाम है टेड्रोस एडहेनॉम एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ इथियोपिया, ठीक है। तो इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं टेड्रोस एडहेनॉम। डेफिनेटली आपने देखा होगा उनको न्यूज में या न्यूज़पेपर में, आपने उनकी फोटो देखी होगी, सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी, वेरी गुड सॉमिल, टेड्रोस एडहेनॉम इज द करेक्ट आंसर। So it was the first time Prime Minister Narendra Modi participated in the NAM summit since he assumed the office in 2014. I've just told you in the previous slide कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिस का चार्ज संभाला है उसके बाद उन्होंने दोनों नाम समिट्स अटेंड नहीं की थी। पहला उन्होंने 2016 में भी नहीं अटेंड की, उन्होंने 2019 में भी नहीं अटेंड की, 2020 की जो वर्चुअल समिट है पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड की है, ठीक है। ओके, द समिट अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ये डिक्लेरेशन आपको याद रखना है, द थीम यू मस्ट रिमेंबर। अब इस समिट के हम एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि भाई इंडिया का स्टांस क्या था। इंडिया ने बोला कि भाई इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ग्लोबल फार्मेसी। आपको पता होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस ड्रग, इट वाज ऑलमोस्ट ऑन एवरी न्यूज चैनल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कौन मुझे बताएगा ऐसा कौन सा कंट्री था जो इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था, फोर्स कर रहा था दैट इंडिया शुड नॉट बैन द एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन इन दैट कंट्री? अगर किसी को अगर बहुत आदत है न्यूज वगैरह सुनने की, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कंट्री। एक ऐसा कंट्री था जिसने इनफैक्ट इंडिया को थ्रेटन भी किया, अगर आपने हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई नहीं किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बेसिकली एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। मलेरिया के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है। मलेरिया आप जानते हैं एक पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग जो शुरू में जब ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो दिस वाज द ड्रग जो कि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए काम आ रही थी, राइट। तो इंडिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैन्युफैक्चर करता था एंड द कंट्री विच आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए ने इंडिया को बोला कि भाई आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट बैन नहीं करेंगे, अदरवाइज यस सोमिल, राइट, यूएसए ने बोला कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। तो इंडिया ने यहां पर ये बोला इस समिट में कि वी हैव इमर्ज्ड एज द ग्लोबल फार्मेसी, हमने सभी देशों को मेडिसिन प्रोवाइड की हैं। नाम में से तो इनफैक्ट हमने ऑल टुगेदर 53 कंट्रीज को, नाम मेंबर्स को हमने मेडिसिन वगैरह सप्लाई जो है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स, वॉट एवर द बेसिक मेडिसिन आर देयर, वो हमने सब सप्लाई किया। फिर उन्होंने ये भी बोला इंडिया ने कि नीड फॉर द न्यू टेम्पलेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने बोला ये पेंडेमिक की वजह से पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम था वो पूरी तरह से मिसमैनेज हो गया। सो वी नीड टू कम अप विद द न्यू इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स, विद द न्यू इंटरनेशनल सिस्टम्स, क्योंकि आप देखिए कोविड-19 हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो इससे अब पूरी तरह से ठीक हो पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू हैव टू टेल मी, वो कौन सा ऐसा पहला देश है जो पूरी तरह से कोविड-19 से रिकवर हो चुका है? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री विच टोटली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19? देयर वॉज नो केस रिपोर्टेड इन दैट कंट्री, सो इट वॉज इन न्यूज अ लॉट। किसी ने अगर फॉलो किया है, वो कौन सा देश है जो पूरी तरह से कोविड-19 से फ्री हो चुका है?
Anyone? Okay, the answer is न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड was the first country जिसने 0 कोविड-19 के पेशेंट्स में वो रिकॉर्ड किए. फाइन. तो इंडिया ने बोला कि सारे इंटरनेशनल सिस्टम्स फेल हो गए, तो हमें एक नया अरेंजमेंट स्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प कर पाए, बिकॉज यू नो व्हाट हैज हैपेंड. The economies are shattered, right? It has crippled the economies of almost every country in the world. इंडिया जैसा देश आज स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. चाइना इज स्ट्रगलिंग. ठीक है. सो इनफैक्ट मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ है. तो यहाँ पे ये भी बात की गई कि किस तरह से हम एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन. फिर इंडिया जो इस वक्त पेंडेमिक के दौरान कुछ ऐसी मुसीबतों से डील कर रहा है जो आपने सबने सुना होगा, डीलिंग विद द चाइना. यू नो व्हाट हैपेंड अक्रॉस द गलवान वैली. अभी भी लेटेस्ट चल ही रहा है ये इशू. गलवान वैली के अक्रॉस, LAC के अक्रॉस चाइना का इंटरवेंशन है. एंड ऑल्सो वी आर फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद नेपाल. सो देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज अपार्ट फ्रॉम द पेंडेमिक विच इज अफेक्टिंग अवर कंट्री. ठीक है. ये इंडिया का वहां पे स्टांस था. इसी के साथ मैं पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, दैट इज नाम. तो हमने नॉन अलाइन मूवमेंट का स्टैटिक वाला पोर्शन भी कवर किया एंड वी हैव आल्सो कवर्ड ऑल द लेटेस्ट अपडेट. Now I am going to discuss the second important issue for the today's class and that is CAATSA. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. आप जब साल में बहुत सारे अग्रीमेंट्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफेंस डील्स के बारे में आप पढ़ेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर आता है, वहां पर आप इस एक्ट को जरूर पढ़ेंगे. इसका फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. ठीक है. काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस. आसान भाषा में अमेरिका उन देशों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा जिन देशों से अमेरिका की इकोनॉमी को खतरा है, या ऐसे कंट्रीज जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिफेंस डील्स करते हैं या डिफेंस अग्रीमेंट साइन करते हैं विच आर नॉट ऑथराइज्ड एज पर द अमेरिकन लॉ. ठीक है. तो उनके ऊपर अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर देगा. अभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में कंट्रीज को स्टडी नहीं किया है. यू ऑल डोंट हैव द डिटेल आइडिया ऑफ द हाउ द इंटरनेशनल अफेयर्स वर्क. धीरे धीरे आप इसको समझेंगे. सो डोंट वरी, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है. धीरे धीरे आप बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को समझेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. फाइन. अभी के लिए जान के चलो कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनको टोटली बायकॉट कर रखा है सबने. उस देश के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, उस देश के साथ कुछ खरीदेगा नहीं कोई कंट्री, कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी. ठीक है. तो कंट्री इज टोटली बायकॉटेड. तो इससे होगा क्या? आज के जमाने में इन द एरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन नन ऑफ द कंट्री कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन. हर कंट्री को ट्रेड करना है, हर कंट्री को डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो बहुत मुसीबत हो जाती है किसी कंट्री के लिए यदि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं. फाइन. तो वैसा ही एक एग्जांपल है ईरान का. ईरान के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी ईरान के साथ अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है. फिलहाल इतना जान लीजिए कि ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं. एंड कोई भी कंट्री इस वक्त कोई भी कंट्री इस वक्त ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकता. ईरान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट. लेकिन अमेरिका ने बाकी सभी देशों को बोल रखा है कि अगर आपने ईरान के साथ ट्रेड किया, अगर आपने ईरान से ऑयल खरीदा, तो उस कंट्री के ऊपर भी हम सैंक्शंस इंपोज कर देंगे. तो वन इज ईरान, अदर वन इज नॉर्थ कोरिया. ठीक है. नॉर्थ कोरिया तो आप जानते हैं वहां पर एक डिक्टेटर है जिनका नाम है किम जोंग उन. तो नॉर्थ कोरिया के हालात बहुत ही खराब है. There is no democracy. People do not have rights over there. In fact, there are many cases reported of the violation of the human rights. There is no free press. लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है. No freedom to use any kind of internet. तो बहुत ही ज्यादा restrictions है वहां पर. डिक्टेटर वहां पर कंट्रोल करता है. तो वन इज ईरान, अदर वन इज नॉर्थ कोरिया जिसको बाइकॉट कर रखा है. एंड इस काटसा एक्ट के तहत तीसरा कंट्री है रशिया, जिसके ऊपर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं. इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब होता है कि उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स ड्यूटी लगा देना, टैरिफ लगा देना. यदि मान लीजिए देयर इज सम मटेरियल विच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम रशिया एंड विच इज बॉट इन यूएसए, तो व्हाट विल यूएसए डू? इट विल इंक्रीज द import duty on that particular commodity so that the businessman in America is forced to not buy that item from Russia, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है import duty की वजह से. फाइन. So imposition of heavy duties, imposition of heavy taxes and tariff is what comes under these economic sanctions. And also इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब ये भी होता है कि उस कंट्री को टोटली आइसोलेट कर देना, बाइकॉट कर देना. ठीक है. तो आई होप अब आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि काटसा एक्चुअली है क्या. तो ये एक फेडरल लॉ है यूनाइटेड स्टेट्स का जिसके तहत अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ऑन 3 कंट्रीज. और इन 3 कंट्रीज को नाम को याद रखने का तरीका है RIN, रिन. Very easy to remember. RIN, R for Russia, I for Iran, N for
नॉर्थ कोरिया। तो ये 3 ऐसे देश हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। और इसके साथ ही साथ तीनों कंट्री के अलावा अमेरिका कहता है कि मैं उस कंट्री, चौथी कंट्री पे, फोर्थ कंट्री पे भी सैंक्शन लगा दूंगा यदि आपने इन तीनों में से किसी कंट्री के साथ किसी तरह का अग्रीमेंट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंडिया रशिया डिफेंस डील। तो अमेरिका हैज थ्रेटेंड इंडिया कि यदि आपने रशिया के साथ डिफेंस डील किया तो वी विल इंपोज सैंक्शंस ऑन इंडिया एज वेल। तो दैट इज व्हाट इज काटसा, ठीक है। व्हेन वाज दिस लॉ साइंड? अब ये लिखा हुआ है ऑन 2 अगस्त 2017 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड दिस न्यू एक्ट, ठीक है। साइन तो कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द एंटायर लेजिस्लेशन। ये जो पूरा ड्राफ्ट था इस एक्ट का, इस ड्राफ्ट में बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप वॉज नॉट हैप्पी। एक बात मैं यहां पे बता दूं, शॉर्ट नोट, जो यूएसए की पार्लियामेंट होती है उसको कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन यूएस, बट उनकी पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिकन कांग्रेस में 2 हाउस होते हैं। लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस होता है हाउस ऑफ सीनेट। जैसे इंडिया में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, पर हमारे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। बट इन यूएसए द कांग्रेस हैज द लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एंड द अपर हाउस इज द सीनेट, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट था पूरा काटसा का, दिस वाज अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इट वाज अप्रूव्ड बाय सीनेट एंड इट वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट वेरी हैप्पी साइनिंग दिस ड्राफ्ट। इनका ये कहना था कि ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स हैं इस एक्ट में जिन्होंने एक्चुअली गवर्नमेंट को बांध दिया है। गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती हैं। एज यू विल स्टार्ट स्टडिंग इंडियन पॉलिटी, बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स हैं जो आपको इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू ऑल, ठीक है। अभी के लिए बहुत ब्रीफ में मैं छोटे में समझा देती हूं आपको। बेसिकली एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। पर अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं होती है, वहां हेड ऑफ द स्टेट ही होते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो हेड होते हैं वो होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो काटसा एक्ट है जिसके तहत हमने तीनों कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इस लेजिस्लेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अमेरिका कहता है कि the president, actually Donald Trump thinks the president should have the flexibility, he should have the power to negotiate his own foreign policies। किस देश के साथ मुझे कैसे संबंध रखने हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हाथ में होना चाहिए। लेकिन काटसा एक्ट ने वो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। So Donald Trump believes that he should have the freedom to negotiate how the America's relation would work in different matters with Russia or with Iran or with North Korea। But यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ भी बंद गए हैं क्योंकि अमेरिका is now bound to follow the legislation, right? तो हम यहाँ पे एक एक करके तीनों कंट्रीज को जल्दी से स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं। जैसे ईरान को लेकर क्या बोला गया है काटसा एक्ट में कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से हमने इस पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। हम इसको गलत ठहराते हैं कि ईरान जो भी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है या कई तरह के वेपन्स डेवलप कर रहा है फॉर मास डिस्ट्रक्शन, ये पूरी तरह से इलीगल है। फिर उन्होंने ये बोला द सेल और ट्रांसफर टू ईरान ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट, यदि कोई थर्ड कंट्री ईरान को किसी तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो कंट्री पे भी हम सैंक्शंस लगा देंगे। फिर ईरान की एक बहुत ही पॉश, बहुत ही एलीट उनकी एक बोला चाहिए मिलिट्री विंग होती है जिसका नाम होता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 3 डिफेंस फोर्सेस होती है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसी तरह से ईरान की डिफेंस फोर्सेस के अलावा रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स उनकी बहुत ही एलीट फोर्सेस होती हैं जिसको यूएसए ने टेररिस्ट का टैग दिया हुआ है। फाइन, आई विल टॉक अबाउट दिस एंटायर इशू इन डिटेल जब आप ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ेंगे, वहां आप ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। फिर प्रेसिडेंट में ऑल्सो इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स। यदि ईरान में कोई किसी तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन करता है तो वहां पर भी उस वजह से भी उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि प्रेसिडेंट अपनी विल से इन सैंक्शंस को जब चाहे तब वेव ऑफ कर सकता है। फिर रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की? अमेरिका का ऐसा कहना है कि रशिया हैज बीन कंटिन्यूअसली इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ यूक्रेन एंड इन द मैटर्स ऑफ सीरिया। ये कंट्री के बारे में आप पढ़ेंगे।
सीरिया एक ऐसा देश है जो पिछले 8 सालों से सिविल वॉर फेस कर रहा है। बहुत ही यहाँ पर बोलना चाहिए खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है, बिकॉज द पीपल आर फोर्स्ड टू एस्केप टू इलोप फ्रॉम देयर कंट्री। बेसिकली यहाँ पे सुन्नी एंड शिया की फाइट है, तो इट्स अगेन अ वेरी इलैबोरेटेड टॉपिक, आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। बस इतना समझिए कि सीरिया में जो सिविल वॉर बना हुआ है बिटवीन द सिविलियंस एंड द डिक्टेटर ओवर देयर, वहां पे रशिया का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, तो ये सिविल वॉर रशिया की वजह से भी बना हुआ है। दैट इज नॉट विथ वॉट यूएसए इज हैप्पी अबाउट, फाइन। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा रशिया के हमेशा से इंटेंशन रहे थे यूक्रेन को हथियाने के, तो ये रीजन है अमेरिका के कि उन्होंने रशिया के ऊपर कार्ड्स इम्पोज किया हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह के सैंक्शंस लगे हैं ऑन द मैटर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करप्शन, ह्यूमन राइट अब्यूज, इन सारे मैटर्स पे अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं कि अमेरिका खुद नहीं ट्रेड करेगा रशिया के साथ, और यदि कोई तीसरा कंट्री ट्रेड करता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा। ठीक है, डिफेंस ट्रेड की बात कर रही हूँ। और फिर नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया इज कंट्रोल्ड बाय द डिक्टेटर किम जोंग उन। तो यहाँ पर भी ये बिल कहता है कि नॉर्थ कोरिया के जितने कार्गोज हैं, शिपिंग है, उनको हमने बैन कर रखा है। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन होल और इन पार्ट बाय नॉर्थ कोरियन कन्विक्ट और फोर्स्ड लेबर, ठीक है, अनफोर्स्ड लेबर का यहाँ पे जो भी अगर नॉर्थ कोरिया यूज करता है तो इस पे सैंक्शंस लगाएंगे। सो यू कैन रीड, इट्स ऑल वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक चीज मैं आपको बता दूं, by the end of the class you will find the attachment over here in the portal, ठीक है, तो आपको ये पूरा मटेरियल जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। सो इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल टू डाउनलोड इट एंड टू रीड ऑल दी इश्यूज इन योर हैंड, फाइन। तो ये 3 कंट्रीज हो गए जिनके बारे में मैंने बात की कि यहाँ पर कार्ड्स इम्पोज किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं इंडिया के एस्पेक्ट पर कि वाई रिसेंटली अमेरिका हैज थ्रेटेंड इंडिया कि हम आपके ऊपर कार्ड्सा इंपोज कर देंगे, फाइन। तो इंडिया रिसेंटली जो है वो इंटरेस्टेड है रशिया से S-400 मिसाइल खरीदने में, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे पिक्चर। दिस इज द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये इस तरह का एक मोबाइल एक कैरियर है, एंड दिस मोबाइल कैरियर कैन कैरी दीज 4 मिसाइल्स। और इस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बहुत ही हाई एंड इसके स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, जो रशिया ने बनाया था, ठीक है, ये अब तक का दुनिया का, इसको बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ना ही यूएसए और ना ही चाइना और ना ही इजराइल की भी पास डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छी हैं, तो ना ही यूएसए, चाइना और ना ही इजराइल, तीनों में से किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना कि इस रशिया का ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी देश को डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर देयर ओन डिफेंस, राइट। एंड एयर डिफेंस सिस्टम मतलब जब एयरबॉर्न जो भी थ्रेट्स हैं, यदि कोई ड्रोन आने वाला है, आपको पता है ना, ड्रोन आपने सुना होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, या कोई बॉम्बर्स हैं, या कोई एयरक्राफ्ट है जो मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड एयरक्राफ्ट है, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, या कोई मिसाइल इंडिया की तरफ आ रही है, तो वहां पर हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट विच इज अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड, राइट। नाउ अब हमने ये बात रशिया से कब शुरू करी थी, यहाँ पे थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। सबसे पहले 2016 में एक ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम जिसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो 2016 में जब इंडिया और रशिया ब्रिक्स समिट अटेंड करने गए हुए थे, वहां पर इन दोनों देशों के बीच में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी थी। देयर वाज इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इंडिया और रशिया की गवर्नमेंट के बीच में एक आपस में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, ठीक है। और ये जो डील है ये फाइनलाइज होती है 5 अक्टूबर 2018 को। 2016 में बात हुई, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ, फाइनली ऑन 5 अक्टूबर 2018 इंडिया एंड रशिया साइंड द डील। और इस डील में ये बोला गया कि इंडिया इज गोइंग टू बाय 5 यूनिट्स of S-400 missile defense system at the cost of $4.53 billion US, जिसको मैं इंडियन रुपीज में यदि कन्वर्ट करती हूं तो समवेयर अराउंड 39,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इंडिया और रशिया के बीच में 39,000 करोड़ रुपीस की डील होती है कि रशिया जो वो इंडिया को 5 S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूनिट बना के देगा, और डील में ये डिसाइड हुआ था कि डिलीवरी वुड बी डन बाय द एंड ऑफ 2020, ठीक है। तो ये पूरा डील में 2018 में डिसाइड होता है।
इसके चलते लास्ट ईयर 2019 में इंडिया ने आउट ऑफ दिस टोटल वैल्यू $800 मिलियन हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। फर्स्ट ट्रांच जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी जो जानी थी वो हमने ऑलरेडी 2019 में जमा कर दी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इंडिया को ये क्यों चाहिए। आपको पता है कि recent जो सिचुएशन, ऑल द recent developments which we are facing with China and with Nepal and of course with Pakistan, 2016 से लगातार there have been cases of border infiltration। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, चाइना हैज ऑलरेडी procured S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस। और अमेरिका तो खरीद नहीं सकता रशिया से, क्योंकि उन्होंने कार्डसा इंपोज किया हुआ है रशिया के ऊपर, तो रशिया बेचेगा नहीं उनको। ठीक है, तो चाइना ऑलरेडी हैज दिस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एंड इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नाउ गार्ड देयर ओन बॉर्डर्स। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो फिलहाल इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है उनमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, और यदि हमें S-400 मिसाइल सिस्टम मिल जाता है तो हमारी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कि इंडिया के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या क्या है, इंडिया क्या क्या यूज कर रहा है। पहले हम S-400 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, और ये रशिया की एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो, एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1990। तो 1990 में बनाया, और उसको वो फिर उसकी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते गए। तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो रशिया यूज कर रहा है सिंस 2007। तो रशियन आर्मी में ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक पब्लिशिंग हाउस है, द इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो सिस्टम है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम विच इज करेंटली मेड। किसी भी कंट्री के पास ये नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि चाइना ने 2014 में रशिया से इसे खरीद लिया था, और ना सिर्फ चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, कतार, ऑल दीज कंट्रीज दे वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस S-400 सिस्टम फ्रॉम रशिया। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन फीचर्स आते हैं। देखिए, मल्टी फंक्शन रडार आप समझते हैं ना, रडार एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे उस पेरीमीटर में आने वाले सारे जितने भी एयरबॉर्न थ्रेट्स होंगे, यदि कोई एयरक्राफ्ट है जो भी है वो रडार में डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमस डिटेक्शन, टारगेटिंग सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो मल्टी फंक्शनैलिटी के साथ ये काम करता है। इट इज केपेबल ऑफ फायरिंग 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स टू क्रिएट अ लेयर्ड डिफेंस। एक बार में S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम में देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। आप बोलोगे मैम इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल? यस, ऑफ कोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, एंड इट हैज बीन इन द न्यूज फॉर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स। आप मान के चलिए कि बहुत लंबे वक्त से S-400 न्यूज में बना हुआ है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर द सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स। अलग अलग तरह के जो एयरबॉर्न थ्रेट होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आसान भाषा में ड्रोन बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और इसकी जो रेंज है इट इज अप टू 400 किलोमीटर्स, और एल्टीट्यूड कितना ऊंचा जा सकता है, अप टू 30 किलोमीटर। यहाँ पे 2 टर्म आपको दिखेंगे, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, ये मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड व्हाट आर क्रूज मिसाइल्स। फिर द सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली एंगेज 36 टारगेट्स। एक बार में 36 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है, पर अभी खबर ये आई थी कि इसको थोड़ा और अपग्रेड किया गया है, सो नाउ इट कैन एंगेज ऑलमोस्ट 80 टारगेट एट वन टाइम। 80 टारगेट्स को एक बार में ये एंगेज कर सकता है, एंड इट इज ट्वाइस एज इफेक्टिव एज द प्रीवियस रशियन डिफेंस सिस्टम, और ये बड़ी ही आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार किया जा सकता है। दिस कैन बी डिप्लॉयड इन लेस देन 5 मिनट्स। तो इससे अच्छा क्या हुआ, इतनी सारी चीजें, मल्टी फंक्शनैलिटी, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अगर इंडिया के पास ये S-400 5 यूनिट्स आ जाते हैं तो हम अपने LAC को सिक्योर कर सकते हैं, अपने LOC को सिक्योर कर सकते हैं। जहां जहां हमारे बॉर्डर पोस्ट हैं, जहां जहां हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वहां ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करने में काम आएगा। नाउ यहां मैंने 2 तरह की मिसाइल्स के बारे में बात की है, मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च करने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए कहीं पे टारगेट फिक्स है, द टारगेट इज फिक्स्ड, तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है एक कैलकुलेटेड डिस्टेंस और कैलकुलेटेड एंगुलेशन पे। ठीक है, इट फॉलोज अ डेफिनेट ट्रैजेक्टरी मालूम होगा ना, व्हेन यू थ्रो अ बॉल इट फॉलोज अ ट्रैजेक्टरी एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी।
तो वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल काम करती हैं। अगर कोई फिक्स टारगेट है तो जहां से मिसाइल लॉन्च हो रहा है वहां से उसका एक डिस्टेंस और एंगुलेशन कैलकुलेट कर लिया जाता है, देन इट इज लॉन्च्ड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जाती हैं, और देन उस फिक्स टारगेट के ऊपर ये द वॉर हेड, जो वॉर लोड होता है, मतलब जो बोलना चाहिए जो मटेरियल है, जो डिस्ट्रॉयर है, वो गिरता है सीधे अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बैलिस्टिक मिसाइल वर्क्स। इसको इनिशियली नेविगेट करते हैं, इनिशियली पावर करते हैं, इनिशियली गाइड करते हैं, द करेक्ट वर्ड इज गाइडेंस। इनिशियली इसको गाइड किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को कि भाई यहां पर फिक्स टारगेट है और यहां पर ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल होगा वॉरलोड का। क्रूज मिसाइल थोड़ी सी अलग होती है। क्रूज मिसाइल जो है ये गाइडेड भी होती हैं, पावर्ड भी होती हैं, बट ये अपने आप नेविगेट भी कर सकती हैं। मान लीजिए यदि टारगेट की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, अगर कोई मूवेबल टारगेट है तो क्रूज मिसाइल जो है वो अपने आप नेविगेट करके उस टारगेट के अकॉर्डिंगली नेविगेट करके अपना फिक्स कर लेती है टारगेट। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। इस वक्त इंडिया के पास जो अवेलेबल सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही हेल्पफुल है। इसमें मैं आऊंगी डिटेल में बाद में। क्रूज मिसाइल्स के लिए हमारे पास ज्यादा बेहतर सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द वेरिएंट्स और दीज आर द फीचर्स यू कैन सी हियर फॉर द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा एक आप देख रहे हैं एक तरह का एक व्हीकल बना हुआ है, इसमें अलग अलग फैसिलिटीज हैं। दिस हैज अ सर्विलियंस रडार, दिस इज अ कमांड व्हीकल, एंगेजमेंट रडार, लॉन्च व्हीकल, सो इट हैज सेवरल फैसिलिटीज। मैंने कहा था ये एक वक्त में 4 अलग अलग तरह के मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। 4 अलग अलग मिसाइल जो है उसमें से वेरी लॉन्ग रेंज जिसका नाम होता है 40N, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर सकती है। दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग रेंज, जो 250 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। इंटरसेप्ट मतलब होता है, इंटरसेप्ट का मतलब मान लीजिए इंडिया के ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च की गई है, ठीक है, तो यदि हमने ये 40N मिसाइल अगर लॉन्च करी तो एट अप टू द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पहले ही इस मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर देगी, इंटरसेप्ट कर देगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्शन। जो थर्ड वेराइटी है मीडियम रेंज, वो 120 किलोमीटर तक की रेंज पर लॉन्च की जा सकती है। शॉर्ट रेंज जो है 40 किलोमीटर। यहां पे इंडिया ने रशिया से जो डील करी थी ना, जो विच वाज साइंड इन दी अक्टूबर 2018, हमने केवल 2 मिसाइल्स खरीदी हैं, वन विद द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स एंड अदर वन विद द रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। हमने ये बाकी के 2 वेरिएंट्स नहीं खरीदे हैं। इंडिया की जो डील है रशिया के साथ, उसमें ये 2 वेरिएंट्स की बात है, वेरी लॉन्ग रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई मिसाइल इंडिया की तरफ लॉन्च की गई है तो बिफोर इट एंटर्स द 400 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, इसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस एयर डिफेंस सिस्टम। इट हैज अ वेरी हाई रेंज। ठीक है, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। जो मैंने कहा था फिलहाल इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, तो इंडिया के पास अभी 2 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पहला कहलाता है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको प्रद्युम्ना भी कहते हैं शॉर्ट में। एंड दिस बेसिकली दिस एयर डिफेंस सिस्टम ये ऐसी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है विच आर इन द एक्सो एटमॉस्फेयर, मतलब अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स के ऊपर जाके ये मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एडवांस एयर डिफेंस, जिसको अश्विन भी कहा जाता है। दिस वी आर एबल टू इंटरसेप्ट एट द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर्स। तो देखिए अभी जो अवेलेबल ऑप्शंस है इंडिया के पास वो बोलना चाहिए बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो S-400 के इंडियन आर्मी में पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाने से ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा इंडिया के पास 2 और मिसाइल्स हैं जो इंडिया यूज करता है। दैट इज योर होमवर्क, यू विल हैव टू गो एंड रीड अबाउट दीज मिसाइल्स। वन इज बराक 8, ये बराक 8 के बारे में आपको पढ़ना है और ये इस वक्त कहां डिप्लॉयड है, बराक 8 मिसाइल, और इस वक्त ये कहां डिप्लॉयड है। एंड द सेकेंड वन इज आकाश मिसाइल। ठीक है, सो यू हैव टू रीड अबाउट दीज 2 मिसाइल्स। आकाश और बराक 8 ऑलरेडी हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में डिप्लॉयड हैं। कहां पर डिप्लॉयड हैं, यू विल हैव टू सर्च इट। ठीक है, और इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दिस वाज द एंटायर इशू जो S-400 के बारे में मैंने कवर किया, विच इज रिसेंटली इन द न्यूज, एंड ऑल्सो द खालसा एक्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2nd असेंबली हुई, 2nd मीटिंग हुई। यहां पर थोड़ा सा करंट अफेयर्स बनता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्चुअली है क्या।
लेट मी शो यू. Give me a second. I'll show you through the Google map here. देखिए, ये जैसे मान लीजिए हमारा पूरा प्लैनेट अर्थ, ठीक है. यू नो दैट देयर इज अ लाइन पासिंग, हमने एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम किया है पासिंग एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. और जो इक्वेटर होता है दैट डिवाइड्स आवर अर्थ एग्जैक्टली इनटू 2 इक्वल हाफ. ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हियर वी हैव द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. तो दिस एरिया विच इज प्रेजेंट अलोंग द इक्वेटर, यदि यहां इक्वेटर है तो एरिया विच इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रॉपिक्स, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कहलाएगा ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल जोन. तो ऐसे देश जो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, यही कंट्रीज मेंबर्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. ठीक है. व्हेन यू गो अक्रॉस दिस ग्लोब, ऑल द कंट्रीज विच आर फॉलोइंग इन द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक्स, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आएंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस, तो ऐसे कंट्रीज जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, इवन द मिडिल ईस्ट, ये सारे कंट्रीज कहलाएंगे मेंबर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. क्यों? रीजन है कि ये वो एरिया है, लेट मी शो यू अगेन, ये वो एरिया है जहां पर सन रेज मैक्सिमम गिरती हैं. यू नो दैट सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर. ठीक है. अगेन आई कैन शो यू हियर विद अ सिंप्लीफाइड डायग्राम राइट हियर. अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, एंड इफ दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, this is 23.5 degree north, we have the tropic of Cancer over here, and this is 23.5 degree south, we have the tropic of Capricorn over here. तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया आता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज द एरिया जहां पे सबसे ज्यादा सनरेज आती हैं, सबसे ज्यादा सन की हीट रिसीव होती है. तो यहां पर आने वाले सारे जो जितने मैक्सिमम कंट्रीज हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. क्यों? ये कंट्रीज कहते हैं कि शिफ्ट योर डिपेंडेंसी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी टू सोलर एनर्जी. आपको अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब पता होगा, आई होप. अगेन लेट मी हेल्प यू टू रिवाइज इट. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होती हैं जो हम कन्वेंशनल तरीके से यूजुअली यूज करते हैं, विच आर द नॉन रिन्यूएबल, जो नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कोल हो गया, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, राइट. तो इन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल. इनको बनने में कई हजारों साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन फैक्ट. ठीक है. तो वी शुड नॉट जस्ट fully use and fully finish these material resources which are available in the nature. In fact, हमें ऐसे एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए जिसको हम रिन्यू कर पाए. तो आपने पढ़ा हुआ है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, दीज आर दी सोर्सेज जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और इन पे हमको अपनी डिपेंडेंसी स्विच करना चाहिए. इनसे पॉल्यूशन भी कम होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. फाइन. तो रिसेंटली क्या हुआ है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ है. 2 नए जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बने थे इन अक्टूबर 2019. दिस वाज द लेटेस्ट असेंबली, द सेकंड असेंबली ऑफ द सोलर अलायंस. मैं आपको पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बता देती हूँ, देन वी विल डिस्कस द करंट इश्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक. तो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब आप समझ गए, ये एक ऐसे कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें 121 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स आते हैं. अगेन प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द सनशाइन कंट्रीज. मतलब ये वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक्स में आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनरेज आती हैं, हीट ज्यादा होती है, सो दे कैन इजिली स्विच ऑन टू द सोलर एनर्जी. ठीक है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू वर्क फॉर द एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोलर एनर्जी. अब यहां पर आता है इंडिया का रोल. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था, एंड दैट वाज इन ईयर 2015. तो सबसे पहले फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया ने 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट पेश किया था. और ये कहां दिया गया था? दिस वाज डन इन पेरिस. पेरिस में COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ये मैं डिटेल में बताऊंगी ये क्या है, इसको COP21 क्यों कहते हैं. इतना समझ लीजिए कि 2015 में पेरिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है. जो कि यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है. इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था और इसका कंसेप्ट किया था. एक तरह से बोल सकते हैं इसका फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया था. ठीक है. उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट थे
फ्रैंकोइस होलांडे, फ्रैंकोइस होलांडे। नाउ कैन एनीवन आंसर मी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? 2015 में तो होलांडे थे, जिनके साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। क्विकली आंसर मी हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस? टेल मी क्विकली, इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? यस, ओके, इमानुअल मैक्रोन। इमानुअल मैक्रोन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। और उस वक्त 2015 में फ्रैंकोइस होलांडे, उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। एंड दैट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, जिसको पेरिस कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम आगे पढ़ेंगे। डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इट वाज फाउंडेड इन पेरिस, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में आता है। इमानुअल मैक्रोन, अरमान सिंह, यस वेरी गुड, सौमिल गुड, ठीक है। द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन मराकेश, मोरक्को इन नवंबर 2016। मोरक्को के मराकेश शहर में 2016 में इस अग्रीमेंट को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। देखिए, जब भी कोई अग्रीमेंट बनता है, कोई ट्रीटी बनता है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जो इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए विलिंग होते हैं, तो एक वेन्यू डिसाइड किया जाता है कि भाई यू हैव टू कम हियर, द डिप्लोमैट्स, द रिप्रेजेंटेटिव्स विल कम, दे विल साइन। Once the countries sign that agreement, all the countries they become signatories. ये terms आपको मैं आज समझा देती हूँ, आपको आगे भी काम आएंगे। signatories, सिग्नेटरी का मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री किसी अग्रीमेंट को, किसी ट्रीटी को साइन कर लेता है, ठीक है, सिग्नेचर करने से मेंबर नहीं बन गया, सिग्नेटरी बना है। अब मान लीजिए हमारे यहां से कोई डिप्लोमैट गए थे, वो किसी अग्रीमेंट को साइन कर आ गए, लेकिन डिप्लोमैट के हाथ में इतना पावर नहीं होता कि वो किसी देश के बिहाफ पर पूरा डिसीजन ले ले। तो अब उस अग्रीमेंट को उस पर्टिकुलर कंट्री के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वंस द कंट्री, उसकी पार्लियामेंट ने उस अग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया, वंस द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री अप्रूव्स द अग्रीमेंट, इट इज रैटिफाइड। तो कंट्री कहलाता है रैटिफायर। मतलब जब कोई कंट्री किसी अग्रीमेंट को साइन करता है वो सिग्नेटरी बन जाता है, जब उस देश का पार्लियामेंट उस अग्रीमेंट को अप्रूव कर देता है पूरी तरह से तो वो रैटिफायर बन जाता है। एंड आफ्टर इट बिकम्स द रैटिफायर, इट बिकम्स अ मेंबर कंट्री। Okay, so it becomes a member country. So these are the different terms which you will come across when you will read international organizations. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके इंडिया का स्टांस क्या था? इंडिया का स्टांस है भाई कि पूरे दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आपने यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर सेवरल टाइम्स। Something called as global warming, something called as ozone layer depletion. Then there are various climatic changes. The disturbance of the weather phenomena observed all across the globe. तो धीरे धीरे इंडिया ने बोला कि हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है we should shift it towards the solar energy. तो इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। एज इट हैज ओवर 82 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑन द ग्राउंड एंड 70 गीगावाट एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। सो इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है कि हम 175 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को यूज करेंगे बाय 2022। वी विल रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन द वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फाइन। The role of International Solar Alliance is extremely important in fulfilling 2030 Sustainable Development Goals. अभी सिर्फ पढ़ लो Sustainable Development Goals क्या होते हैं, What is Agenda 2030, ये हम डिटेल में आगे बात करेंगे। शॉर्ट में बस इतना बता देती हूँ कि हमने 2030 तक टिल 2030 सभी कंट्रीज ने अपने लिए कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं। वी हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड टारगेट्स दैट वी हैव टू अचीव बाय द ईयर 2030, जैसे कि पॉवर्टी कम होना, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना, जेंडर इक्वालिटी होना, एजुकेशन फॉर ऑल होना। सो देयर आर सर्टेन बेसिक टारगेट्स विच ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव सेट फॉर देम टिल ईयर 2030। इन्हें कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल 17। तो आप लिस्ट पढ़ लेंगे इसकी, इट इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। एनीवेज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको लेकर हमारा 2030 तक का एजेंडा है, दैट इज कॉल्ड एज एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसी कंसेप्ट पर बेस है कि हमें 2030 तक अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करना है, एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम आ जाते हैं इसके करंट एस्पेक्ट पे कि भाई 2019 में, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी मैं इसके और 2020 वाले अपडेट पे भी आऊंगी, 2 नए मेंबर्स ने आईएसए का अग्रीमेंट साइन किया था, दैट वाज इरिट्रिया। सेंट किट्स एंड नेविस एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड नेशन है, यू विल फाइंड दिस नेशन इन द कैरेबियन सी, इट इज कॉल्ड एज फेडरेशन ऑफ द सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। तो इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया, ठीक है। और इस सेकंड असेंबली में जो सेकंड मीटिंग हुई आईएसए की, इसमें इंडिया की तरफ से हमारे यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह थे और उन्होंने इंडिया का वहां पे रोल जो है हाईलाइट किया कि हमने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऑन स्विचिंग अवर डिपेंडेंसी टू द सोलर एनर्जी। तो ये इसके अपडेट्स हैं, फाइन। तो दिस ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक छोटा सा और इसमें एक अपडेट है, पहली असेंबली जो है, अच्छा मैं बता दिया था आपको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2015 ऑन द रिकमेंडेशन से, अब बोलना चाहिए बाय द इनिशिएशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, 2015 में बना था। पहली मीटिंग हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन ईयर 2018 एंड सेकेंड मीटिंग वाज हेल्ड इन 2019, फाइन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्टार सी प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसोर्स सेंटर प्रोजेक्ट। एंड इन्फोपेडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज डेडिकेटेड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिस एंड नॉलेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो कंट्रीज किस तरह से एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग देयर नॉलेज, बाय शेयरिंग देयर कंसर्न्स एंड द रिसर्च इन द मैटर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये बस आप पढ़ सकते हैं, इसको अपडेट के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड विद दिस वी कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट वुड बी साउथ चाइना सी, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। साउथ चाइना सी क्या है एंड व्हाट इज द ऑनगोइंग डिस्प्यूट फॉर द साउथ चाइना सी। South China Sea is a marginal sea that is part of Pacific Ocean, encompassing an area from Karimata and Malacca Strait to the Strait of Taiwan। ये तो इसकी लोकेशन हो गई, and with the stretch of this much square kilometers, ठीक है। तो ये काफी बड़ी एक बहुत ही बड़ी एक सी है। It would be better if I show you on the Google Earth, so you will understand the location of the sea, what am I talking about। Okay, let's go back to the Google Earth. Okay, this is the area which I am talking about. ये है पूरा चाइना, ठीक है। चाइना के साउथ में दिस रेड फ्लैग, ये मैंने मार्क किया हुआ है, दिस एरिया इज द साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में। एंड यू कैन सी वी हैव इंडिया हियर दिस साइड, इफ यू सी अक्रॉस अलोंग द वेस्टर्न साइड इंडिया, ठीक है। इंडिया के साउथ में ये इंडियन ओशन है और ये यहाँ पर इस तरफ है पूरा पैसिफिक ओशन। तो यू कैन सी क्लियरली सी इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने के लिए काम आती है साउथ चाइना सी। देयर आर सेवरल कंट्रीज इन दिस एरिया, यू कैन सी दिस इज इंडोनेशिया, दीज आर द इंडोनेशियन आइलैंड्स, जावा, सुमात्रा, ये जावा है, ये सुमात्रा है, दिस इज मलेशिया, ओके, दिस आर द कंट्रीज। तो यहाँ पर ये पैसेज मिलता है। इफ एनी शिप हैज टू गो अलोंग द इंडियन ओशन एंड टू रीच द पैसिफिक ओशन, दे विल ट्रैवल फ्रॉम बिटवीन द आइलैंड्स अक्रॉस द मलेशिया, देन ट्रैवल थ्रू साउथ चाइना सी and from here they can reach to the Pacific Ocean। तो देखिए ये बहुत ही important strategic location है इस sea की। and then you can also see there are several countries which are bordering the South China Sea। China तो है ही है, ठीक है, because it is lying to the south of China, it is called as South China Sea। इसके अलावा आप देखिए there are countries like Vietnam, Philippines, okay, this is Taiwan। by the way ताइवान भी अपने आप को अलग कर चुका है चाइना से, it is called as Republic of Taiwan। दो चाइना क्लेम्स ताइवान, चाइना को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान काफी पहले अलग हो गया था चाइना से, लेकिन आज भी चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन सी फिलीपींस ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, दिस इज बोर्नियो, ब्रूनाई इज दिस। So you can see there are various countries which are surrounding this South China Sea and they claim the waters of the South China Sea। तो आपको इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई कि मैम ये इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक ट्रैवल करने के लिए बहुत ही बढ़िया पाथवे है। एंड देन यू ऑल्सो नो दैट 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कंडक्टेड वाया वाटर रूट, इज कंडक्टेड वाया सी रूट, ठीक है। तो आज भी 80% जो ट्रेड होता है वो सी रूट के द्वारा कंडक्ट होता है। सो ऑल द शिपमेंट्स, ऑल द क्रूज विच आर कमिंग फ्रॉम दिस इंडियन ओशन एंड देन रीचिंग टू द
कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जितनी भी कंट्रीज में पहुंचना है वो उन सभी शिपमेंट्स के लिए ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट हैज अ वेरी हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू. द लोकेशन यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स कम बैक. South China Sea is a marginal sea that is part of the Pacific Ocean. ये मैंने बता दिया. साउथ ऑफ चाइना. अब इसकी इंपॉर्टेंस में हम बात करें, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स शिपिंग पासिस थ्रू इट. मैंने बताया 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. 1/3 ऑफ द शिप्स दे पास थ्रू दिस रूट एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ अराउंड $3 ट्रिलियन. $3 ट्रिलियन का यहां से ट्रेड कंडक्ट होता है हर साल. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन. ठीक है, जो चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपने देखा बहुत सी जो नियर बाय कंट्रीज हैं, फिलीपींस, ब्रूनेई, वियतनाम, ताइवान, इनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कंटेन्स लुक्रेटिव फिशरीज विच आर क्रूशियल फॉर द फूड सिक्योरिटीज ऑफ द मिलियंस इन साउथ ईस्ट एशिया. एक बात और बता दूं, बिकॉज ये ऐसी लोकेशन में आता है जहां पर कूल करंट और वार्म करंट दे बेसिकली मर्ज. The warm currents coming from the equator and the cool current coming from the poles, when they basically collide, तो यहाँ पर बहुत ही एक फेवरेबल एनवायरमेंट बनता है, फेवरेबल ओशनिक एनवायरमेंट बनता है फॉर द मैराइन लाइफ. तो बहुत ही ज्यादा फिशरीज में रिच होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फिशरीज पाई जाती हैं. एंड ऑल्सो क्लेम्स ये कहते हैं देयर इज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस अंडरलाइंग द ओशनिक बेड. अब आपको ये पता होगा, जैसे मान लीजिए ये लैंड है, राइट. आपने प्लेट्स पढ़े होंगे अपने स्कूल में, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स. यू नो दैट द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, द लिथोस्फीयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट प्लेट्स, द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड द ओशनिक प्लेट. अगर ये एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सो ओशनिक प्लेट हैवी होने की वजह से सबमर्ज हो गई है. दिस इज ओशनिक प्लेट, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट. बहुत आसान भाषा में आपको बता रही हूं, ठीक है. एंड बेसिकली ओशनिक प्लेट के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है, दिस इज वी कॉल्ड एज द ओशन, बट इसके नीचे तो जमीन है. तो ओशनिक प्लेट में बहुत सारे ऑयल वेल्स, ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं. यूजुअली ओशनिक बेड में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं. तो ये जो बेल्ट है साउथ चाइना सी का, दिस इज नोन फॉर ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स. नेचुरल गैस पाई जाती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं. तो इसलिए ये लोकेशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना. अब मैं यहां पर आपको इसमें बताती हूँ कि बेसिकली चाइना बोलता क्या है. चाइना का ऐसा क्लेम है कि सिंस 2000 ईयर्स बैक, 2000 साल पहले से इस साउथ चाइना सी में आने वाले जितने आइलैंड्स हैं, देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस सी. एज यू कैन रीड इट ओवर हियर, देयर इज अ पैरासल आइलैंड. छोटे छोटे जो आप डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर द आइलैंड्स. इसे कहा जाता है पैरासल ग्रुप ऑफ आइलैंड. देन हियर वी हैव द स्प्रैटले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ये भी अलग अलग डॉट्स हैं, ठीक है. फिर यहाँ इंडोनेशिया के पास देयर वी हैव द नाकुना आइलैंड्स. बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स हैं. एंड ऑल्सो देयर इज अ शोल. ये जो वर्ड लिखा हुआ है शोल, मी राइट इट ओवर हियर. शोल का मतलब होता है इट्स अ नैरो रिज ऑफ लैंड, और यू कैन से ऐसा जमीन जो कि बहुत ही शैलो वाटर है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शैलो वाटर है. इफ यू हैव सीन अ स्ट्रेच ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर, बट पानी के बीच में आपको एक रेत का एक स्ट्रिप जैसा दिखेगा, so that is called as a shoal. This is an area which is surrounded by very shallow waters, right? So there are shoals, and the shoal is also very rich in fisheries, right? तो अब चाइना का क्या कहना है, बेसिकली चाइना बोलता है ये जो लाइन हमने ड्रॉ करके दे दी आपको, इस लाइन का उन्होंने नाम दिया हुआ है, and that line is called as 9 line. It's called as 9 क्योंकि चाइना ने जो पहले मैप रिलीज किया था उसमें उन्होंने इस तरह के 9 डैश बना दिए थे और ये बोल दिया कि 3/4 वाटर ऑफ साउथ चाइना सी इज अंडर चाइनाज कंट्रोल. तो ऐसा बोलने से क्या हो गया, उन्होंने ये भी क्लेम कर लिया कि पैरासल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हमारे हैं, फ्रैटले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हमारे हैं, स्कारबरो शोल भी हमारा है. एंड इनफैक्ट अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है विद इंडोनेशिया रिगार्डिंग द नाकुला आइलैंड्स, ये भी हमारा है. तो दिस इज चाइना स्टांस ऑन द साउथ चाइना सी. चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, ठीक है. यहां पर आपको उसकी स्ट्रेच मिल जाएगी जो सी में आते हैं. देयर आर स्प्रैटले आइलैंड्स, अब जस्ट एक्सप्लेन यू, पैरासल ग्रुप ऑफ आइलैंड, स्कारबरो शोल, प्राटाज आइलैंड्स, ठीक है, दीज आर द एरियाज. अब यहां पर आ जाती है यूनाइटेड नेशन की बात. बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला था, एक्चुअली मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझा देती हूँ, देन यू विल जस्ट रीड द मटेरियल ऑन द पीडीएफ. यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल वाटर्स को लेकर कुछ गाइडलाइन फिक्स करी थी, ठीक है. उन्हें बोला जाता है यूएन क्लॉज गाइडलाइंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी. यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि मान लीजिए ये किसी कंट्री का कोस्टल बॉर्डर है, ये लैंड बॉर्डर है,
तो लैंड बॉर्डर से अलग अलग डिस्टेंस पर हमने अलग अलग जोन बना रखे हैं। जैसे डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, या ऐसे मैं किलोमीटर में बोलूं तो डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट लाइन, फ्रॉम द बेस लाइन अप टू 22 किलोमीटर्स इज कॉल्ड एज द टेरिटोरियल वाटर ऑफ दैट कंट्री। द डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल, मतलब बेस लाइन से 24 किलोमीटर 24 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्टिजियस जोन। एंड डिस्टेंस ऑफ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स विच इज अप टू 370 किलोमीटर्स। किसी भी देश का जो कोस्ट लाइन है वहां से 370 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो उसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब उस डिस्टेंस में आने वाले जितने भी रिजर्व्स हैं, जितना भी पानी है, जो भी फिशरीज हैं, उन सभी के ऊपर उस कंट्री का अधिकार होता है। तो यू नो दैट इंडिया हैज दिस ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन इन द इंडियन ओशन, राइट? सो वी अवर कोस्ट लाइन रन्स फ्रॉम गुजरात अप टू वेस्ट बंगाल। ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, तो हमारी कोस्ट लाइन से द डिस्टेंस ऑफ 370 किलोमीटर्स इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो इस 370 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी रिसोर्स पे इंडियन गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। दिस इज व्हाट इज यूएन क्लॉज गाइडलाइंस जो 1982 में डिफाइन की गई थी। तो यू जस्ट हैव टू रीड द डिटेल्स ऑफ द कन्वेंशन कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस यूएन क्लॉज गाइडलाइंस ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं कि भाई इंटरनल वाटर क्या होता है। आपकी कोस्ट लाइन के अंदर आने वाला जितना भी पानी होगा, आपकी नदियां, आपके लेक्स, आपके तालाब, वो उस देश का इंटरनल वाटर कहलाते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन या बेस लाइन से द डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल उस देश का टेरिटोरियल वाटर होता है। यदि किसी दूसरे कंट्री को शिप को या सबमरीन को यदि किसी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना होता है, पास होना होता है, सो दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम दैट कंट्री। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टेजियस जोन, द डिस्टेंस ऑफ अप टू 24 नॉटिकल माइल। तो एवरी कंट्री हैज अ पावर टू मेक द लॉज रिगार्डिंग द कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एंड पॉल्यूशन इन दैट डिस्टेंस ऑफ कॉन्टेजियस जोन। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आई हैव जस्ट टोल्ड यू 370 किलोमीटर्स तक जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे पानी के अंदर टिल द डिस्टेंस ऑफ 370 किलोमीटर्स फ्रॉम द बेस लाइन, वो सभी रिसोर्सेज जो हैं वो उस देश को बिलोंग करेंगे, ठीक है। एंड देन देयर इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही इजी है। मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ से ओशन शुरू हो रहा है, ये पानी है, ये ओशनिक नीचे ओशनिक बेड है, यहाँ पानी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ लैंड जो कि शैलो है और यहाँ पानी भरना शुरू हुआ है, द स्लोपी पार्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो डिस्प्यूट क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा। चाइना जो क्लेम करता है कि भाई 3/4 वाटर ऑफ साउथ चाइना सी इट राइटफुली बिलोंग्स टू चाइना, क्योंकि हमारी 2000 साल पहले की हिस्ट्री है। अवर फिशरमैन वे द फर्स्ट पीपल हु इनहैबिटेड द आइलैंड्स ऑफ पैरासिल एंड स्प्रैटले आइलैंड्स, इसलिए पूरा पानी हमारा। ऐसा क्यों? यहां मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ चाइना का एक बहुत ही बड़ा हिडन इंटेंशन है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओबोर, One Belt One Road Initiative. It is a very elaborated and a very interesting topic. मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना जान लो, चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत वो पूरी तरह से सी रूट को कंट्रोल करना चाहता है। सो चाइना वांट कंट्रोल ओवर एंटायर साउथ चाइना सी फॉर ओबोर प्रोजेक्ट। वो अपना सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। और इसी के साथ जो बाकी के कंट्रीज हैं, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, ब्रुनेई, मलेशिया, ये भी साउथ चाइना सी को राइटफुली क्लेम करते हैं। तो वक्त वक्त पर चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग वेसल्स, अपनी नेवी को साउथ चाइना सी में मतलब पेट्रोलिंग के लिए उन्हें परमिशन दी है, विच काइंड ऑफ इंटरफियर विद द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ अदर कंट्रीज। फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वायलेट करता है, वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वायलेट करता है। एंड चाइनीज आर्मी, यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी, सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया में चाइनीज आर्मी, ठीक है। और ये छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है चाइना के सामने। तो इस तरह से चाइना पूरे एरिया को डोमिनेट करता है। तो व्हाट दीज कंट्रीज डिड, इन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यूनाइटेड नेशन के आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल होता है, वहां पर जो कोर्ट होता है, वहां पर केसेस फाइल किए। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के फेवर में भी रूलिंग दे दिया, लेकिन चाइना नहीं मानता है। आप जानते ही हैं चाइना कितना एडमेंट हो जाता है, क्रिएटिंग ट्रबल अक्रॉस द गलवान वैली फॉर इंडिया, क्रिएटिंग ट्रबल अक्रॉस नेपाल, क्रिएटिंग ट्रबल अक्रॉस साउथ चाइना सी। तो एवरीवेयर दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एंड द मेजर इंटेंशन इज ओबोर, ठीक है। तो यहां पर मैं आज की क्लास वाइंड अप करूंगी एंड आई विल शेयर द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट हैव द डिटेल्स, यू विल गेट एवरीथिंग इन द पीडीएफ कि भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कब कब से आइलैंड को कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने आपको आर्बिट्रेशन के बारे में बताया कि 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के फेवर में डिसीजन दिया, फिर भी चाइना नहीं मानता है।
So that's all. You will read everything and you will find it very easy. ठीक है? So I think आज की क्लास आपको समझ में आई होगी and I will attach the PDF of this particular topics जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं. So you can easily download it and you will get it on the app as well as you will get it on the portal itself. Okay? Hope to see you all in the next class and we'll discuss few more interesting issues and we'll also start with the static. Fine? Thank you so much. Bye-bye.